तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में आप यूनिट 3 में पढ़ रहे हो और इसके साथ यूनिट 3 में एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर डिफरेंट है और डिसोसिएटिव अलग है, इसलिए हम पहले सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अब बात करें सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की, तो इसको हम हिंदी में काय प्रारूप विकृति भी कहते हैं। ठीक है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एक ऐसी विकृति है या एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें व्यक्ति उन फिजिकल ठीक है उन फिजिकल सिम्टम्स की कंप्लेन करता है जिनसे उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स की प्रेजेंस का मात्र हमें अंदाजा होता है। ठीक है। मतलब कि इस डिसऑर्डर में जो पर्सन है जो कि सोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है उन फिजिकल सिम्टम्स की कंप्लेन करता है जिससे बस हमें ये अंदाज़ा लगता है कि हाँ उसको ये फिजिकल प्रॉब्लम है, पर इसका कोई भी हमें सोमैटिक बेस नहीं मिल पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कह रहे हो कि आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, तो आपके कहने पे थोड़ी हम विश्वास कर लेंगे। कहीं ना कहीं कोई फिजिकल बेस तो दिखना चाहिए। आप खांस रहे होगे, आप छींक रहे होगे, आपका गला बैठा होगा, कुछ इरिटेशन हो रही होगी गले में, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी कहेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा इन्फेक्शन है गले में। पर यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट, कि जो पेशेंट है जो कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है वो फिजिकल कंप्लेंट्स तो करता है। ठीक है। उसकी फिजिकल कंप्लेन करने से हमें ये पता चलता है कि हाँ उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर उसकी उन फिजिकल कंप्लेंट्स का कोई भी सोमैटिक या ऑर्गेनिक बेस नहीं होता। ठीक है। ढूंढने पे भी हमें नहीं मिलता। यद्यपि ऐसे जो पर्सन होते हैं उसमें ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी सोमैटिक या ऑर्गेनिक बेस नहीं है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। परंतु उसे ये विश्वास होता है कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, वास्तविक ही नहीं है बल्कि गंभीर भी हैं। मतलब कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो रियल हैं और रियल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप इस कैटेगरी में, सोमैटोफॉर्म की कैटेगरी में कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि जो पेशेंट हैं जिन फिजिकल कंप्लेंट्स की शिकायत कर रहा है उसकी वजह से उसके कुछ जो डेली रूटीन के वर्क हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे उसको एकदम डीफनेस सी हो जाएगी, पैरालिसिस के सिम्टम्स उभर आएंगे। ठीक है। मतलब कि उसके जो डेली रूटीन के वर्क हैं, जो सोमैटिक वर्क वो करता है उसमें कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, उससे सुनाई देना बंद हो जाएगा या पैरालिसिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। दूसरा क्या है, ऐसे सिम्टम्स क्या जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ फैमिलियर, फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे जो उसकी डीफनेस है या पैरालिसिस है, ठीक है, उसका कोई भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का कोई भी एविडेंस आपको नहीं मिल पाएगा। इस बात का कोई भी पॉजिटिव एविडेंस हो कि रोगी के जो भी फिजिकल कंप्लेंट्स या फिजिकल सिम्टम्स हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर से संबंधित हैं। ठीक है। तो इस बात का एक पॉजिटिव एविडेंस होता है कि जो पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स हैं जिनकी वो शिकायत कर रहा है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, द पेशेंट इज जनरली इनडिफरेंस टूवर्ड्स फिजिकल लॉस। ठीक है। मतलब कि रोगी में प्रायः फिजिकल लॉस के प्रति क्या पाया जाता है, इनडिफरेंस, यानी कि उदासीनता पाई जाती है। अर्थात उसे अपने दैहिक सिम्टम्स यानी कि फिजिकल सिम्टम्स के प्रति कोई विशेष चिंता नहीं रहती। वो जो बता रहा है, वो कह रहा है उसको ये दिक्कत हो गई है, पर जैसे एक नॉर्मल पेशेंट को अगर बता दें कि आपको कैंसर है तो उसको लेके पूरे टाइम एंशियस बना रहेगा। पर वो कह तो रहा है कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, मुझे पैरालिसिस हो गया है, पर उसको लेके वो थोड़े भी एंशियस नहीं रहेगा। तो बहुत ही अपोजिट सा एक रिस्पॉन्स निकल के आता है। रोगी द्वारा दिखाई गई चिंता उसके वॉलंटरी कंट्रोल के बाहर हो। ये सब क्या है, क्राइटेरिया हैं जो कि बताते हैं कि अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो पर्सन को सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। अब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जो है उसको इन क्राइटेरिया के बेस पे
कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है। और इन सभी जितने भी 5 प्रकार की ये विकृतियां हैं, डिसऑर्डर हैं, इसमें जो फर्स्ट 4 हैं उसका प्रिवलेंस कम है। तो जो लास्ट वाला है कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये क्लिनिकली और अगर आप देखें प्रिवलेंस के रो इसका जो प्रिवलेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू बाकी के 4 के। तो अब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की बात करें तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है? वो डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट्स को लगता है कि उसके चेहरे में कोई इमेजिन्ड डिफिसिट डेवलप हो गया है, मतलब कि कोई डेफिसिट, कोई दोष उत्पन्न हो गया है, उसको हमेशा इस तरह की आशंका सताती रहती है। जैसे कि रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसकी नाक का आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर की ओंठ ऊपरी दिशा में बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर नीचे के जो ओंठ हैं वो नीचे लटकते जा रहे हैं, उसके फेस का राइट पार्ट बढ़ता चला जा रहा है, गाल लटकते चले जा रहे हैं। हालाँकि इसका कोई फ़िज़िकल बेस नहीं है, मतलब वो जो बता रहा है उसका कोई फ़िज़िकल बेस नहीं है। आप तो देख रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल है, पर उसको ये नज़र आ रहा होता है, उसको लग रहा होता है नहीं, ऐसा है कि उसके फेस में, उसकी बॉडी के किसी पार्ट में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। इस तरह की इमेजिन्ड डेफ़िसिट है, मतलब उसने इमेजिन किया है कि ये डेफ़िसिट उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। इससे क्या होता है, वो अत्यधिक एंशियस रहने लगता है, उसकी जो डेली रूटीन लाइफ है उस और उसका जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं और पर्सन में एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं। ठीक है। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी कि बॉडी में डिस्मॉर्फिक यानी कि दुष्क्रिया आकृति डेवलप हो गई। ठीक है। यानी कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कोई डेफिसिट डेवलप नहीं हुआ लेकिन पर्सन को लग रहा है, और ये लग रहा होता है उसको, लेकिन उसका कोई फिजिकल बेस नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, पर उसको इस बात की चिंता सताती रहती है और पूरे टाइम वो क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उसकी डेली रूटीन लाइफ, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस सब बिगड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी कि रोग भ्रम की। ये जो डिसऑर्डर है इसमें रोगी या पेशेंट जो होता है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके बारे में चिंता करता रहता है। एक नॉर्मल पर्सन का अपनी हेल्थ की को लेके एंशियस रहना इस नॉर्मल, हल्का फुल्का इंसान सोचता है और उसके लिए एफर्ट करता है। पर जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस जैसा रोग हो जाता है वो पर्सन अपनी हेल्थ को लेके बार बार ज़रूरत से ज़्यादा सोचता रहता है, उसके बारे में चिंता करता रहता है। उसके मन में अक्सर यह बात बनी रहती है कि उसे कोई ना कोई फ़िज़िकल इलनेस हो गई है, और उसकी यह जो चिंता है इतनी अधिक हो जाती है कि वह अपनी डेली रूटीन लाइफ़ की जो वर्क है वो नहीं कर पाता। उसको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है। अब डीएसएम के अकॉर्डिंग यह चिंता कम से कम 6 महीने तक बनी रहे तो हम इसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस की कैटेगरी में रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। इस ये जो डिसऑर्डर है इसमें रोगी को की जो शिकायत होती है वो किसी एक अंग विशेष तक सीमित नहीं रहती। कभी-कभी उन्हें लगता है कि पेट में कोई भयानक रोग हो गया है, तो कभी उसे लगता है कि सर में कुछ गड़बड़ी हो गई है उसके, कभी उसे लगता है उसके सेक्स ऑर्गन्स में कुछ दोष उत्पन्न हो गया है। ऐसे रोगियों से उनके लक्षण के बारे में जब हम विस्तृत इलैबोरेटिवली पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे तो वो सही-सही उसको एक्सप्लेन करने में अपने आप को अनेबल महसूस करते हैं। और मेडिकल टेस्ट होते हैं तो उससे ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं कि वो जो भी फिज़िकल कंप्लेंट बता रहे हैं वो क्या हैं, निराधार हैं, उसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, तो ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी कि पर्सन जिसमें अपनी हेल्थ को लेके ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित बना रहता है और उसकी जो पर्सनल और सोशल लाइफ होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होने लगती हैं। अब है नेक्स्ट सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर यानी कि काय की विकृति। यह एक ऐसा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है जिसमें रोगी को बिना किसी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोमैटिक कंप्लेंट्स होती रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस रोग में रोगी को बहुत सी सोमैटिक कंप्लेन होती हैं, जबकि उन सोमैटिक कंप्लेंट्स का कोई भी बेस नहीं है, वो फिजिकली रूप से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। अब इसमें कम से कम 8 तरह के लक्षण निश्चित रूप से होते हैं। अब वो लक्षण क्या हैं, वो सिम्पटम्स क्या हैं कि पर्सन में 4 तरह के पेन सिम्पटम्स होंगे। ठीक है, 4 पेन सिम्पटम्स होंगे, जैसे कि
सर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में, छाती में दर्द, ठीक है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मेंसेस के टाइम पे पेन, ठीक है। और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के टाइम पे पेन, इस तरह के जो हैं इनमें से किसी भी 4 में 4 की कंप्लेन कर सकता है पेन के लिए। 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स हो सकते हैं, मतलब कि कम से कम 2 गैस्ट्रो यानी कि आपके पेट, अमाशय से संबंधित सिम्पटम, जैसे कि मिचली आना, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाना, नौज़िया हो जाना, डायरिया हो जाना, पेट फूल जाना, ऐसे सिम्पटम्स बता सकता है। इनमें से 2 बताएगा, ठीक है। गैस्ट्रो यानी कि पेट से रिलेटेड सिम्पटम्स। एक 1 सेक्सुअल सिम्पटम्स यानी कम से कम एक कोई भी सेक्सुअल सिम्पटम्स की कंप्लेन करेगा, सेक्सुअल इंडिफरेंस बताएगा, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स बताएगा, मेंसेस की प्रॉब्लम्स बताने लगेगा, ठीक है। या बहुत अधिक ब्लीडिंग बता देगा ड्यूरिंग मेंसेस, तो एक सेक्सुअल सिम्पटम्स बताएगा। एक सीडो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम बता सकता है, मतलब कि कम से कम एक ऐसा सिम्पटम बताएगा कि उसे ब्लाइंडनेस हो गई, मतलब वो देख रहा है फिर भी कहेगा ब्लाइंडनेस है। कभी कभी कहेगा उसे डबल विजन, डबल चीज़ें नज़र आ रही हैं, डीफनेस की शिकायत करेगा, ठीक है। टच सेंसेशन में कमी आ जाएगी, हेलुसिनेशन होने लगेगा, पैरालिसिस की शिकायत भी कर सकता है, थ्रॉट में पेन की शिकायत कर सकता है, कभी कभी खाते समय निगलने में कठिनाई की बात करेगा। तो इन सब में तक कि एक शीडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की बात कर सकता है। तो 4 पेन सिम्टम्स बता सकता है, इन सब में से 2 गैस्ट्रो सिम्टम्स बताएगा, एक सेक्सुअल और एक सीरोनोलॉजिकल सिम्टम अगर बता रहा है तो सोमेटोजाइजेशन डिसऑर्डर की क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है। और इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं उसकी जो स्टार्टिंग है वो किशोरावस्था में हो जाती है, 30 साल के पहले हो जाती हैं, ठीक है। इस ये जो डिसऑर्डर है इसको कभी कभी ब्रिक्विट सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह का जो डिसऑर्डर है इस पे सबसे पहले फ्रेंच साइकोथेरेपिस्ट प्रायर ब्रिक्विट, ठीक है, उनका ध्यान गया था, इसलिए इसका नाम ब्रिक्विट सिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर या साइकोल्गिया, यानी कि ये वो डिसऑर्डर है जिसमें रोगी गंभीर, सीरियस और स्थायी यानी कि स्टेबल टाइप की पेन का अनुभव करता रहता है, जबकि इस तरह की पेन का कोई भी फिजिकल बेस नहीं है, ठीक है। अब देखो सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर है, मतलब कि बहुत क्रॉनिक पेन की शिकायत करेगा, पर उस पेन का कोई भी क्या होगा, फिजिकल बेस नहीं होगा। और इस तरह का जो पेन होगा प्रायः कहाँ पे हो रहा होगा, उसके हार्ट रिलेटेड एरियाज में होगा, और काफ़ी मेडिकल टेस्ट कराने के बाद भी इसका कोई भी फिजिकल बेस नहीं मिलेगा। और जनरली इस तरह का जो पेन होता है उसकी उत्पत्ति का संबंध किससे होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट से या स्ट्रेस से होता है, या जब व्यक्ति किसी दुखद सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहता है, या लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहता है, या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, तो इस तरह के दर्द की वो शिकायत करने लगता है, ठीक है। तो अब एक तो इसका जांच संभव नहीं है, क्योंकि ये जो पेन होता है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसका प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है और क्लिनिकली सबसे ज़्यादा ये हमें देखने को भी मिलता है, ठीक है। इसको सबसे पहले कन्वर्जन हिस्टीरिया भी कहा जाता था, कन्वर्जन डिसऑर्डर को कन्वर्जन हिस्टीरिया के नाम से भी जानते थे। प्राय पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस डिसऑर्डर के लिए कन्वर्जन वर्ड का यूज़ किया था। उनका मत था या उनका व्यू पॉइंट था कि इस डिसऑर्डर में पर्सन की जो रिप्रेस्ड इंस्टिंक्ट होती हैं वो सेंसरी मोटर सिम्टम्स में बदल जाती हैं, मतलब कि पर्सन ने जो अपनी जो विशेज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिनको रिप्रेस कर दिया है अनकॉन्शियस में, वो किस में बदल जा रही है, सेंसरी मोटर सिम्टम्स में बदल जा रही हैं, और पर्सन की डेली रूटीन के वर्क को क्या कर रही हैं, अवरुद्ध कर रही हैं, रोक रही हैं, ठीक है। और आज भी कन्वर्जन वर्ड का यूज़ इसी अर्थ में होता है, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस है, आदि का जो एक्सप्रेशन है वो बॉडीली सिम्टम्स के रूप में होता है, मतलब कि जो हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो विशेज़ हैं, उनकी जो एक्सप्रेसिवनेस है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो बॉडीली सिम्टम्स के रूप में हमें देखने को मिलती है, और ऐसे फिजिकल सिम्टम्स का कोई भी फिजिकल बेस नहीं होता। जनरली इन सिम्पटम्स की जो अभिव्यक्ति हैं इन अंगों के कार्यों में उत्पन्न ऑब्स्टिकल यानी कि अवरुद्धता के माध्यम से होती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स आते हैं, अगर उन बॉडी पार्ट्स में
दिक्कत होने लगे तो आप समझ सकते हो बिना किसी फिजिकल बेस के कि हाँ, कहीं ना कहीं कन्वर्जन डिसऑर्डर की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स ने इस रोग को महिलाओं का रोग भी कहा था। उन्होंने कहा था कि ये यूट्रस के शरीर में घूमने से ये डेवलप हो जाता है। और यूट्रस का जो घूमना है महिलाओं में क्या होता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ द फीटस की इच्छा के परिणाम स्वरूप होता है। फ्रायड ने हिप्पोक्रेट्स के उस सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया था और यह बताया था कि हिस्टीरिया का जो संबंध है रिप्रेस्ड इंस्टिंक्ट से होता है। ठीक है, जिसे पर्सन जानबूझ के कहाँ कर देता है, अनकॉन्शियस में कर देता है। ये है आपका कन्वर्जन हिस्टीरिया। अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर की बात करें तो इसको हम दो तरह के सिम्टम्स के बेस पे समझ सकते हैं, सेंसरी सिम्टम्स और मोटर सिम्टम्स। सेंसरी सिम्टम्स की बात करें तो सेंसरी मतलब कि पर्सन की जब ये डिसऑर्डर होगा तो पर्सन की जो सेंसरी प्रोसेस है उसमें कुछ विकृति आ जाएगी, कुछ डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। यानी कि पर्सन के सेंस ऑर्गन्स जो होंगे वो परफेक्टली काम नहीं करेंगे, जैसे कि एनेस्थीसिया हो जाएगा। इसमें रोगी के शरीर के किसी स्पेसिफिक पार्ट में सेंसिटिविटी क्या होगी, गायब हो जाएगी। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया लगाने से बेहोशी हो जाती है ना, तो वैसे ही समझ लीजिए कि किसी स्पेसिफिक पार्ट से उसकी सेंसिटिविटी गायब हो गई। हाइपस्थीसिया, इसमें रोगी अपने शरीर या शरीर के किसी अंग से आंशिक रूप से मतलब पार्शली सेंसिटिविटी गायब हो जाएगी। ठीक है। एनेस्थीसिया में शरीर के किसी स्पेसिफिक किसी अंग से या बड़े अंग से सेंसिटिविटी गायब हो जाएगी। हाइपस्थीसिया में किसी स्पेसिफिक पार्ट से। और हाइपरस्थीसिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, आप थोड़ा सा छुओगे और वो हाईली सेंसिटिविटी शो करेगा। एनाल्गेशिया में क्या हो जाएगा, एनालिशिया में हो जाएगा कि इसमें रोगी के शरीर में सैडनेस के प्रति, पेन के प्रति कोई संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी नहीं पाई जाएगी एनालिशिया में। फिर है पेरिस्थीसिया में, इसमें जो रोगी होगा वो स्ट्रेंज सेंसेशन जैसे किसी प्रकार की घंटी सुनने की संवेदना आदि का अनुभव करेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे उस जगह घंटी सुनाई दे रही है, किसी दरवाजे की आवाज़ आ रही है, तो पेरिस्थीसिया, इन सब चीज़ें उसे सुनाई देती हैं। तो कन्वर्जन हिस्टीरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें सेंसरी सिम्टम्स के अलावा कुछ और सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि विजन ऑडिशन से संबंधित भी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी उसे कम दिखाई देने लगेगा एक आँख से, कभी कभी पढ़ते समय उसके अक्षरों को एक साथ मिला के पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश की असहनीयता यानी कि फोटोफोबिया हो सकता है, डबल विज़न हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कन्वर्जन हिस्टीरिया के पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ मोटर सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं। मोटर सिम्टम्स में क्या है, मोटर ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं उसमें आपको कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर आपको किसी पर्सन के मोटर ऑर्गन्स में बिना किसी फिजिकल कंप्लेंट्स के इस तरह की डिसऑर्डर देखने को मिले तो आप उसे मोटर सिम्टम्स मान सकते हैं किसका, कन्वर्जन हिस्टीरिया का। ठीक है। और ये जो मोटर सिम्टम्स हैं इसे हिस्टोरिकल पैरालिसिस के इक्वल माना गया है। अब हिस्टोरिकल पैरालिसिस में क्या होता है कि रोगी किसी एक पाँव या हाथ में पैरालिसिस हो जाता है और जिसके कारण उससे संबंधित जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि हिस्टेरिकल पैरालिसिस होने से क्या होता है कि पर्सन का जो कोई स्पेसिफिक वर्क होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे भोजन करते समय हाथ की मांसपेशी ना कार्य करे परंतु अन्य कार्य वो करता रहेगा, सिर्फ भोजन करते समय ही ये होगा ये पैरालिसिस। ठीक है, जैसे लिखना, बंदूक चलाना, किसी वाद्य यंत्र को बजाना आदि में मांसपेशियाँ किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं दिखाएंगी, सिर्फ भोजन करते समय ही उसको पैरालिसिस महसूस होगा। पैरालिसिस के अलावा क्या हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, ट्विचेस हो सकते हैं। ठीक है, झटके दे सकता है वो। चलते फिरते चलने फिरने से संबंधित दूसरा प्रमुख लक्षण जो है हिस्टीरिया का वो क्या है, एस्टाशिया अवाशिया अबेशिया। इसमें सोए रहने पर या बैठे रहने पर जो पेशेंट होता है अपने पैर की गतिशीलता पर कंट्रोल करने में
असमर्थ हो जाता है। लेकिन जब वह खड़ा हो जाता है या चलने लगता है तो उसके पैर ठीक ढंग से कार्य नहीं करते। ठीक है? मतलब वो बैठा है या सोया है तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब चलने लग रहा है ठीक है, चलने लग रहा है, खड़ा हो रहा है तो उसके पैरों पे कोई भी कंट्रोल नहीं रह पाता और वो लड़खड़ाहट आ जाती है, लड़खड़ा के कई बार वो गिर पड़ता है। इसके अलावा स्पीच ऑर्गन्स में भी कई तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एफोनिया हो गया, मुटिज्म हो गया। एफोनिया में क्या होगा कि धीमी आवाज़ में फुसफुसा के करके बात करेगा, और मुटिज्म में क्या होगा, एक तरीके से गूंगा ही हो जाएगा। आप कितना भी बोलते रहोगे वो कोई भी बात ही नहीं करेगा आपसे। अब ये है कि कुछ क्राइटेरिया और भी बताए गए हैं जिनसे आप इसके रियल फॉर्म को समझ सकते हो। जैसे कि जो कन्वर्जन हिस्टीरिया का जो पेशेंट होगा वो अपने फिजिकल कंप्लेंट्स के प्रति क्या होगा, इंडिफरेंट होगा। उसे किसी तरह की कोई भी स्पेसिफिक एंजाइटी वरीनेस नहीं होगी। इसीलिए जैसे कि नॉर्मल पेशेंट अपने लक्षणों को देख के काफ़ी चिंतित रहता है, पर ऐसा पेशेंट नहीं रहेगा। तो इसे इसलिए कहा गया है लाबेलिड इंडिफरेंस। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। कन्वर्जन हिस्टीरिया में फिजिकल डिसऑर्डर के जो सिम्पटम्स होते हैं उनका जो स्वरूप होता है वो शीडो होता है। ठीक है, मतलब मिथ्या भ्रम होता है एक तरीके से। इसलिए रिलेटेड जो फिजिकल पार्ट है उसकी जो फंक्शन है वो किसी किसी स्पेसिफिक मौके पर नहीं काम करता है वो पार्ट, और कभी कभी करने लगता है। कन्वर्जन हिस्टीरिया का जो पेशेंट है उसका जो सिम्टम है वो सेलेक्टिव होता है, यानी कि शारीरिक विकृति के जो लक्षण हैं उन्हीं अंगों में दिखाई देंगे जिससे उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। ठीक है, कन्वर्जन हिस्टीरिया के जो पेशेंट हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो हिप्नोसिस, नार्कोसिस की जो स्टेजेस हैं उसमें साइकोथेरेपिस्ट उसे कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, परंतु वास्तविक रोग के लक्षणों पर सम्मोहन और साइकोथेरेपी या नार्कोसिस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब डीएसएम में कुछ क्राइटेरिया बताए गए थे कि एक या एक से अधिक अगर ऐसे लक्षण मौजूद हैं जो कि मोटर या सेंसरी वर्क को प्रभावित कर रहे हैं और जिनका स्वरूप न्यूरोलॉजिकल है तो वो कन्वर्जन डिसऑर्डर के तहत आएगा। सिम्टम्स की जो उत्पत्ति है साइकोलॉजिकल फैक्टर का अगर हाथ है, ठीक है, और उसके साथ साथ पहले ही व्यक्ति में वो स्ट्रेसर या स्ट्रेस डेवलप कर चुके हैं तो भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अगर सिम्टम जानबूझकर व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए हैं, ठीक है, सिम्टम्स का स्वरूप ऐसा है कि उपयुक्त अनुसंधान के बाद भी उसकी व्याख्या जनरल मेडिकल टेस्ट के द्वारा नहीं की जा पा रही है। सिम्टम्स का जो स्वरूप है ऐसा है कि उनसे व्यक्ति के सोशल, एक्सपर्ट यानी कि पेशेवर या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समायोजन में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो फिर ये सब क्या है, किसके उदाहरण हैं या किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, कन्वर्जन हिस्टीरिया के। अब एक केस की बात करें तो इसमें बहुत ही एक अच्छा फ्रेड के का एक केस था कि एक 50 साल के मैरिड पर्सन थे जो कि एग्जीक्यूटिव थे, जैसे उत्तम श्रेणी में कार्य करते थे, बहुत अच्छी ए ग्रेड सर्विस में काम करते थे। उनकी जो वाइफ थी उससे काफ़ी कम उम्र की थी और काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उसे अचानक बाएं हाथ और बाह में पैरालिसिस की शिकायत हो गई। उसके हाथ की उंगलियां भीतर की ओर मुड़ गई थी। मेडिकल डॉक्टर द्वारा तरह तरह की जांच की गई और जांच के दौरान कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट नहीं पाया गया। रोगी इस जांच से संतुष्ट नहीं था और उसकी पैरालिसिस के जो लक्षण मौजूद थे उसकी बेस पे उन्होंने जब जांच की तो उसमें कोई भी ऐसी फिजिकल कंप्लेन नहीं पाई गई और वह जो पेशेंट था वह अपनी बाह एवं उंगलियों को दूसरे को गर्व से दिखाता था और सिगरेट जला के उसे हाथ से सटाकर लोगों को दिखाता था कि उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा। मतलब कि वो क्या करना चाह रहा था, लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहा था कि उसे पैरालिसिस हो गया है। सचमुच में पैरालिसिस से कुछ कठिनाई तो होती थी, परंतु उसकी बहुत चिंता उसे नहीं रहती थी। मेडिकल उपचार से फ़ायदा नहीं होने के बाद साइकोथेरेपी से उसका उपचार किया गया। साइकोथेरेपी के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि उसे क्या है, कन्वर्जन हिस्टीरिया का डिसऑर्डर है। सचमुच में अगर देखा जाए तो साइकोथेरेपी के दौरान साइकोथेरेपिस्ट ने यह स्पष्ट किया कि रोगी
कन्वर्जन हिस्टीरिया के सिम्टम के द्वारा अपने एक विशेष मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, जिसका कारण क्या था कि उसकी कम आयु की जो ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वाइफ थी, वो पार्टी एवं क्लब जाने की शौकीन थी। वह अपना यह शौक रात भर क्लब पार्टी में रहकर पूरा करती थी, जबकि रोगी यह चाहता था कि वह रात में अपने घर चली आए, खाना खाएं और फिर सो जाए और अपना टाइम अपने घर पे दें। उसे अपनी पत्नी की रिलायबिलिटी पे क्या था, डाउट था। परंतु अभिरुचि एवं उम्र में अंतर होने के कारण पत्नी पति की बात मानने से इनकार कर देती थी और दोनों के बीच क्या था, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट था, सीरियस स्ट्रेस था और वह क्लब एवं पार्टी में जाने की फ्रिक्वेंसी को बार बार बढ़ा देती थी जब भी ये बात होती थी। ठीक है, वो उल्टा काम करती थी। तो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उस पर्सन में क्या हो गया, उसने क्या किया, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एक्सप्रेस किया, पैरालिसिस के थ्रू। उसके अंदर पैरालिसिस के सिम्टम्स डेवलप हुए सबसे पहले। इस पैरालिसिस से जो पेशेंट था उसके कुछ इस जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति होने लगी। जैसे अब उसकी पत्नी उसके साथ रहने लगी क्योंकि उसको उसकी सेवा करनी पड़ती थी, उसका ख्याल रखना पड़ता था, उसको मेडिसिन देनी पड़ती थी। अब उसका पार्टी क्लब में जाना कुछ कम हो गया। वह अपनी नौकरी से किसी भी समय काम छोड़कर घर पे आ जाया करता था। ठीक है। एक दिन सुबह अचानक यह पाया कि जो उसकी पत्नी थी वो किसी पुलिस पदाधिकारी के साथ घर छोड़कर चली गई, यानी कि उस पर्सन को छोड़ के चली गई। इस घटना से जो पेशेंट था, ठीक है, का पहले का जो शक था या विश्वास था वो क्या हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया कि हाँ भाई उसकी वाइफ ने उसको धोखा दे दिया। और कुछ दिन बीतने के बाद अब उसे जब विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी लौट के नहीं आएगी, तो कन्वर्जन हिस्टीरिया के जो सिम्टम्स थे वो भी अपने आप ही गायब हो गए, क्योंकि शायद रोगी ने अनकॉन्शियस लेवल पे सोच लिया कि जब पत्नी ही नहीं रही तो अब इन सिम्टम्स का क्या होगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये कन्वर्जन डिसऑर्डर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एटियोलॉजी की बात करें तो क्यों हो सकती है, जब व्यक्ति किसी, ठीक है, अनप्लेजेंट स्केरी सिचुएशन से बचना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में कन्वर्जन हिस्टीरिया के सिम्टम्स अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत मेन रोल प्ले करती हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइप की अगर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आपको भी हो सकता है। जैसे कि आपके अंदर अगर सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है तो, और ऐसी सिचुएशन पड़ती है जो अनप्लीजेंट है, स्केरी है, आप उससे नहीं बच पा रहे हो, आपके अंदर इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस में कमी है, हाई सेंसिटिविटी पाई जा रही है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन करने का गुण है, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कन्वर्जन हिस्टीरिया डेवलप हो जाएगा। जब व्यक्ति किसी डिज़ायर्ड गोल को प्राप्त करना चाहता है पर सामान्यता या जनरली नहीं कर पाता है तो भी कन्वर्जन हिस्टीरिया डेवलप हो जाता है। किसी अनडिज़ायर्ड इम्पल्सेस से डिफेंस के रूप में भी कई बार कन्वर्जन हिस्टीरिया डेवलप हो जाता है, जैसे कि इसमें हुआ इस एग्जाम्पल में। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कन्वर्जन हिस्टीरिया रियल फिजिकल इलनेस या एक्सीडेंट जिसमें व्यक्ति कम या ज़्यादा घायल हो जाता है के कारण भी ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो व्यक्ति को एक जोखिम भरा किसी व्यवसायिक या अन्य उत्तरदायित्व से छुटकारा दिला देता है। ठीक है। भाई आप नहीं चाहते एग्ज़ाम देना और कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट में भले ही आपको चोट वोट ना लगी हो, लेकिन उसकी वजह से कई बार पर्सन इस तरह का बिहेव करता है कि उसके साथ बहुत बड़ी घटना घट गई है, वो अपने आप को कोई ना कोई फिजिकल कंप्लेंट डेवलप कर देगा, उस सिचुएशन से छुटकारा पा लेगा। कन्वर्जन हिस्टीरिया का जो ओरिजिन है वो कभी कभी सोशल कल्चरल फैक्टर के रूप में भी हो जाता है या उनकी वजह से भी हो जाता है। कहते हैं कि यह जो रोग है रूरल एरियाज़ में या लोअर सोशल इकोनॉमिकल लेवल के पर्सन्स में अधिक देखने को मिलता है और महिलाओं में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स के। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये देखो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी इसमें। ट्रीटमेंट भी बता देते हैं थोड़ा सा, तुम लोग को बहुत
ज़्यादा हो रहा था कि ट्रीटमेंट बताएं, तो ट्रीटमेंट तो पहले तो बहुत सिंपल सिंपल से हैं, पर उनको अप्लाई करना एप्लीकेबिलिटी बहुत कठिन है, क्योंकि वो प्रॉपर काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का पार्ट है। कि जब जो एक्सपर्ट होता है हमारा, जो साइकोथेरेपिस्ट होता है या जो चिकित्सक है, जब अवेयरनेस उसको पता चल जाती है कि हाँ कन्वर्जन हिस्टीरिया है, तो वो क्या कराता है, कन्फ्रंटेशन कराता है, पेशेंट का कन्फ्रंटेशन कराता है। ठीक है, कि सिम्टम है कि नहीं है। सजेशन के बेस पे भी होता है। साइकोएनालिटिक इंसाइट डेवलप करता है। पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब साइकोथेरेपी का पार्ट हैं। ये एकदम से नहीं कह देगा कि सजेशन दे दिया वो मान लेगा। ये साइकोथेरेपी के दौरान ये सब चीज़ों को वो अपनाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट में वो यूज़ करता है। बहुत ही सिंपल से है सा है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए या याद करना पड़े। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी कि बिना किसी फिजिकल बेस के उसको लगने लगता है कि हाँ उसके फेस का या बॉडी का कोई पार्ट में इमेजिन डेफिसिट डेवलप हो गया है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, एच से याद रखना कि अपनी हेल्थ के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित होने लगता है। ठीक है, पूरे टाइम किसी ना किसी चीज़ को लेके एंशियस बना रहेगा, अपनी हेल्थ की किसी ना किसी चीज़ को लेके एंशियस बना रहेगा। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में उसको फिजिकल कंप्लेंट्स होने लगती है बिना किसी ऑर्गेनिक इम्पेयरमेंट के। इसमें जो सिम्टम्स हैं कि 4 पेन सिम्टम्स बताएगा, 2 गैस्ट्रो सिम्टम्स, 1 सेक्सुअल सिम्टम्स और 1 सीडोनोलॉजिकल सिम्टम। सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर नाम नाम से ही है कि बहुत ज़्यादा पेन की शिकायत करेगा, चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के बताएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा जज भी नहीं कर सकते हम इंसान को। ठीक, पर मेडिकल एग्जामिनेशन में इस पेन का कोई भी बेस नहीं मिलेगा हमें। कन्वर्जन डिसऑर्डर भी तुम लोग को बताया ही कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में सेंसीमेटर सिम्पटम्स के रूप में जो रिप्रेस इंस्टिंक्ट होती है, रिप्रेस इम्पल्सेस होती हैं, उसका जो कन्वर्जन होता है वो सेंसरी मोटर सिम्टम्स के रूप में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ये 5 डिसऑर्डर हैं जो कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के तहत आते हैं। थैंक यू बच्चों। अब कुछ भी पूछना हो तो वो क्लास में